हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल को निपटाने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के जितने भी परिचय थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कलन विधि किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या निकालने के लिए करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, जान ली थी। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को फिनिश करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास भी नोटिफिकेशन जाए। दूसरी बात, आप वीडियो को 5 से 10 दोस्तों के पास शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है, चलिए, सूचना तो हो ही गई, सूचना तो हमने दे ही दी। अब चलिए आइए अब सवाल भी करते हैं। तो सवाल क्या है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सबसे पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। हम लोगों ने कल ही पता किया था कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी। इन्हीं के नाम से एक शब्द ये एल्गोरिथम लिया गया है। तो और इसको हम लोगों ने कल वाले वीडियो में बड़ी गहराई से किया था। आइए इसको करते हैं बच्चों। इसको दो तरीके से तो भी कर सकते हैं। बचपन वाले प्रोसेस का हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। जिस विधि से हम लोग करते थे, सबसे पहले तो आइए हम लोग इसको हल करें। तो इसको हल करने से पूर्व आप क्या करिए, साइड में यहां पे मैं क्या करता हूं, एक इसी को भाग विधि से पहले प्रोसेस कर लेता हूं। जैसे सबसे बड़ा 225 है तो 225 हमारा बीच में जाएगा, और जो सबसे छोटा है क्या 135, 135 से हम लोग दे रहे हैं भाग। कितने बार में, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगाएंगे। एक बार में 135 जाएगा, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 3 जाएगा 9, और 2 में ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, 90 से कटाएंगे, 2 बार में नहीं बच्चों, एक बार में ही जाएगा 90। तो यहां आप लेंगे 5, और 13 में 9 गया 4, और इस 45 से आप 90 को 2 बार में सलटा देंगे। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो यहां पे आपका शेषफल कितना आया, 0 आया। कल के वीडियो में हम लोगों ने पता कर लिया था मेरे बच्चों, बीच में जो संख्याएं हैं उसको a कहते हैं, और यहां जो भागफल को q बोलते। क्यों? क्योंकि ये कोसेंट है। इसको वैसे इसका पूरा नाम है कोसेंट, जिसको हम लोग q बोलते हैं। यहाँ तो बच्चे बच्चे को पता है, जो नीचे आता है वो शेषफल होता है, और इसको हम लोग b बोलते हैं। ये क्लियर है। और ये उसी प्रकार से ये आपका हो गया फर्स्ट केस, यहाँ आपका बनेगा सेकेंड केस, यहाँ आपका बनेगा थर्ड केस। तो बच्चों 3 ही केस में ये सवाल फिनिश होने जा रहा है। तो हम लोग इसको हल करेंगे किस विधि से, हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हम लोगों को इसको हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको बच्चों हल करना है। इसके लिए आप बना लीजिए केस 1। जैसे मैं यहाँ पे केस 1 बना ले रहा हूं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक बार आप लिख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हम लोगों ने कल वाले वीडियो में कर ली। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप परिचय वाला वीडियो जरूर देखें, यहां पे आपको खूब अच्छा समझ में आएगा विस्तार से। तो अब आप गौर करिए, a का मान आपका कितना है। तो हम लोग जानते हैं जो बीच की संख्या है ये वाली, ये आपका a का मान होगा। तो a का मान फिलहाल यहाँ पे आपका 225 है, आप यहाँ 225 लिखेंगे। b की जगह पे आपका 135 है, यहाँ पे आप 135 लिखेंगे। और q का मान कितना है, q का मान 1 है, 1 लिखेंगे। r जो शेषफल है 90, वो 90 लिखेंगे। बच्चों ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना निकल जाए। केस 1 में इतना ही करेंगे हम लोग। केस 2, आइए दूसरे केस में। दूसरे केस में भी हम लोग इसी तरीके से a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि हर जगह हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब यहां आप गौर करेंगे a कितना है। अब आप a कहेंगे, अब आप
फर्स्ट केस तो ये आ गया, पहला भाग फर्स्ट केस और दूसरा भाग सेकेंड केस। तो बीच में जो संख्या उसको हम लोग ए कहते हैं, फिर यहां जो है उसको बी कहते हैं, यहां आपका शेषफल हो गया, ये आपका क्यू हो गया यहां पे, ये तो आप जानते ही हैं। वैसे मैं यहां पे कर देता हूं, बीच वाली संख्या को आप हमेशा ए कहेंगे, यहां वाली संख्या को आप बी, और ये वाली आपका यहां जो भी संख्या होगा उसको वो क्यू का मान होता है और नीचे आर होता है। इसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग सारा सॉल्व करने जा रहे हैं। एक क्या है, अब यहां देखिए 135, 135 आप लिख लेंगे यहाँ पे 135, और b क्या है, तो b आप कहेंगे 90 है, तो आप यहाँ पे 90 लिख लीजिए। q कितना है, तो q आपका 1 है, और r शेषफल कितना आया है 45, 45 आप लिख लेंगे। अब केस हम लोग 3 बनाने जा रहे हैं। केस 3 में भी हम लोग a बराबर क्या लिखना है, बी क्यू प्लस में r। तो मेरे बच्चे a का मान क्या है, अब केस 3 में आएंगे तो अब यहां पे देखेंगे, अब a का मान, ये तो a का मान है, ये अब b बन जाएगा, ये q है, और ये क्या बन जाएगा r। a का मान आपका कितना है, ये बात तो वहां 90 है, b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे 45 है, q की जगह पे क्या है, मान रख लीजिए 2 है, और r कितना आया 0। मेरे बच्चे जैसे ही r का मान 0 आ जाता है, जैसे ही r का मान 0 आ गया, और जैसे ही r का मान 0 आया, वैसे ही b की वैल्यू, वहीं b की वैल्यू आपकी आंसर हो जाती है। यह आंसर आपका 45 हो गया। जैसे यहां से 45 ने पूरा पूरा भाग दिया, तो 45 आंसर है। ये यूक्लिड भाजन ये लिखने का एक तरीका है, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्लियर कर लेंगे। अतः हम लोग यहाँ पे कह देंगे अतः 135 और 225 का मौसौ कितना निकला बच्चों, 45, 45 है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। लास्ट में इस तरीके का आप जरूर लिखें। ये आपका हो गया आंसर। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर क्या करें, ये भी लिखें ये भी लिखें। आप दोनों लिख लीजिए, या आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रोसेस ये है। और ये यदि साइड में आप कर लेते हैं तो आपको ये प्रोसेस लिखने में सुविधा होगी, इसलिए ये भी आप लिख लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं। साइड में आप ये भी कर लें और ये प्रोसेस भी लिख लें, आपके आंसर में बिल्कुल थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने वाली नहीं है। एकदम साफ सिस्टमेटिकली सारा प्रोसेस है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, और आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। आशा है कि ये सवाल आपने समझा होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, एक बार आप कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल करें। तो आइए हम लोग अब दूसरे नंबर की सवाल करें। ये दूसरे नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसी तरीके से हम पहले इसको भाग विधि से प्रोसेस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 196 से तो भाग देंगे ही आप, ठीक है। 38,220 है, लगाइए। एक बार में सबसे पहले लगाएंगे 196 आएगा, ठीक है। 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, 0 2 उतरा। 9 बार में लगाएंगे अब 6 नंबर 54 के 4 हाथ मेरा 5, 6 नंबर 54 के 4 हाथ मेरा 5, 19 नंबर 1 तुलिया से 171, 5 176। 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ आपका क्या बचेगा 15, 15 में 6 जाएगा 9, और ये आपका खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऊपर से उतरा 0। मेरे बच्चे 5 बार में जा रहा है आपका 54 30 के 0 हाथ मेरा 3, 19 50 95, 3 98। तो ये एकदम बिल्कुल सरपट 0 हो गया, फर्स्ट ही केस। तो हम लोग यहाँ पे हल का प्रोसेस शुरू करेंगे। वो तो हम लोगों ने भाग से कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड। यहाँ पे चाहे तो आप थोड़ा सा और एक नई चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए, माना कि जो बड़ी संख्या उसको a मान लीजिए, 38,220, ठीक है। उसमें रह गया था, उसमें चाहे तो आप मान लीजिए तथा, और b बराबर 196, इस तरीके से मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है लिख लेने से। अब हम लोग यहां कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो
एल्गोरिथम से आप किस तरीके से हल करेंगे, आप केस 1 ही बना लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर, यही आपका यूक्लिड विभाजन है। तो ए का मान आपने कितना माना है, 38,220, ठीक है। बी आपका 196 है, क्यू आपका 195 आया है, और शेषफल आपका हो गया 0। शेषफल क्या हो गया, 0। तो एक ही बार में बच्चों 0 हो गया। तो जब 0 हो जाए शेषफल, तो बी की जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, आंसर। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः 196 और 38,220 का मौसौ 196 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो आप ये भी साइड में लिख लेंगे, ये आपके लिए रफ में वैसे आप साइड में लिख सकते हैं, और या फिर बाहर में देखिए, मैंने पहले क्या दिया है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन सिर्फ आप यही करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कह रहा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही आपको सारी चीजें हल करनी है, और ये तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो इस तरीके से ही मेरे बच्चे हल करना है सारे सवाल को। आइए हम लोग तीसरा सवाल करें। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी उसी तरीके से करना है, एज इट इज, जैसे हम लोगों ने ये सारे पिछले 2 सवाल किए हैं, ऐसे ही हम लोग इस 3 नंबर के सवाल को भी सलटाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाग विधि से इसको पहले हल कर लें। 225 है, सॉरी 225, 255 है। 255 से हमें भाग देना है 867। कितने बार में भाग लगाएंगे, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाइए, 3 बार में। तो 3 बार में लगाएंगे, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 25 तिया 75, 1 76। चलिए घटाइए, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, और 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102, 255। चलिए 2 बार में लगाएंगे तो 204, 204, 5 में 4 गया 1, और ये हो गया 5, ये खत्म। और 51 से लगाएंगे 102, 2 बार में आपका लग के ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पूरा कट के क्या आएगा, 0। जैसे ही 0 आ जाएगा रुक जाएंगे। वैसे 51 तो आंसर हमें स्पष्ट हो ही गया है कि आंसर 51 निकलेगा, लेकिन हमें करना है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मेरे बच्चे यहाँ से आप हल कर लीजिए, हल में आप लिखिए। आप चाहें तो मानना मान सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहां पे आप बनाइए केस। कितने केस बनेंगे एक बार गिन के बताइएगा, कितने केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, जितने भाग उतने केस। एक भाग यहाँ है, 1 केस, ये 2 केस, और 3 केस में काम फिनिश। तो फर्स्ट केस में हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। मेरे बच्चे ए का मान कितना है, आप कहेंगे सर जो बीच में है ना वो ए का मान कहलाता है। तो यहां तो आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी हो गया, यहां आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा। हर जगह तो वही है, एक बार लिख देता हूं। ए यहां का मान क्यू कहलाता है, यहां का मान बी कहलाता है, और शेषफल का मान आर कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। फटाफट हम लोग लिखेंगे 867 बराबर में बी की जगह पे क्या है, देखिए फटाफट, बी की जगह पे 255, क्यू की जगह पे क्या है 3, और आर कितना है 102। चलिए सेकेंड केस सेकेंड में अब फिर हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान अब क्या है, अब सेकेंड केस में आएंगे। इसमें ए का मान आपका फिलहाल अभी 255 है, तो ए का मान 255, बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 102 है, क्यू का मान कितना है, क्यू पे देखेंगे 2 है, और आर कितना है, तो आर फिलहाल आपका भी 51 आया है। अब केस 3 हम लोग बना लेंगे, केस 3। तो केस 3 में हम लोग कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब मेरे बच्चे ए का मान कितना आएगा, ए का मान अब देखेंगे, अब ए का मान आपका 102 है बीच में,
और b आप 51 से भाग दे रहे हैं तो b का मान 51 है, आपका भागफल 2 आया है और आपका शेषफल हो गया 0। मेरे बच्चे जैसे ही शेषफल 0 हो गया, b का मान क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अतः मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, लास्ट में आप भी इस तरीके से क्लियर करके जरूर लिखेंगे। अतः ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः 867 और 255 का HCF ठीक है कितना है, 51 होगा। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों बहुत ही आसान है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये वैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ये तरीका तो बचपन से है। हम लोग बचपन से ही, जिस समय हम लोग 6 क्लास में थे, 7 क्लास में थे, आप लोग उसी समय से करना शुरू कर देते हैं ये चीज, इस प्रोसेस से। हाँ, आपके शिक्षक ऐसे नहीं बताते, ये प्रोसेस नहीं बताते। ये प्रोसेस 10th क्लास में आपको पढ़ना ही था, ये तरीका आपको तो पढ़ना ही था। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग और अगला सवाल करें। आगे का जो सवाल है 2 नंबर का, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही मजेदार है। आइए एक बार पढ़ते हैं और फिर इसको तोड़ने का काम करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाने के लिए कह रहा है, मतलब सिद्ध करना है हमें कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q के रूप का होगा, या 6q+3 के रूप का होगा, या 6q+5 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत ही मजा भी है और बड़ा ही चॉकलेटी सवाल है। आइए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, सबसे पहला क्या, देखिए जैसे हमारे मन में एक चीज आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे ही यूक्लिड के विषय में सुनते हैं मेरे बच्चों, हमारे मन में एक ख्याल आता है कि नहीं हमारे पास ए का मान होना चाहिए, ए तो कम से कम पता हो, है कि नहीं, ए तो कम से कम पता हो। तो ए हम मान लेंगे, ए नहीं दिया है, ए आप सबसे पहले आप ए को मान लेंगे। आप मानिए, माना कि अब आपके मन में एक चीज, मानने से पहले एक चीज और बताऊंगा। आप ये कहेंगे सर क्या लिखे, धनात्मक पूर्णांक लिखें, धनात्मक विषम पूर्णांक मानना चाहिए कि धनात्मक सम पूर्णांक मानना चाहिए? आइए ना यहां पे बताते हैं आपको। देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक, बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आपको विषम पूर्णांक ही मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। हमने मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए होगा। जब ए होगा तो बी, अब रही बात ए निकलने के बाद, क्योंकि दो चीजें, एचसीएफ हम हमेशा दो संख्याओं का निकालते हैं, कम से कम दो संख्या। ए हमने मान लिया, बी कहां से पता करें, बी ये बता रहा है बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरीके का आपने पढ़ा होगा। ए का जो मान होता है वो बी क्यू प्लस कितना होता है, आर होता है। आपके पास क्या लिखा है, हर जगह आप यहां गौर करिए, हर जगह यहां पे आप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, तो क्यू किससे गुना होता है, क्यू किससे गुना होता है? आप कहेंगे सर क्यू हमेशा बी से गुना होता है, तो क्यू यहां किससे गुना होगा, बी से। हर जगह बी का मान तो स्पष्ट, बी का मान तो स्पष्ट है, हर जगह बी का मान तो क्लियर है। तब या आप कहेंगे तथा, अब b बराबर क्लियर हो गया, b का मान आपका कितना होगा 6, क्योंकि ये b का ही मान होता है, यही क्योंकि किससे गुना होता है हमेशा, तो हम लोग जानते हैं ना ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो q से जो गुना होता है, कॉसेंट से जो गुना होता है, कॉसेंट से जो बच्चों गुना होता है वो b ही तो होता है। ठीक है, तो
हम लोग b का मान कितना कह लेंगे 6। जब b का मान 6 निकलेगा एक चीज और समझ में आएगी। अब रही बात r का मान, हम लोग जानते हैं वी नो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा होगा आर जीरो के बराबर भी होता है, आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होता है। ये चीज तो हम जानते ही है कि नहीं। तो जब हमारा बी का मान निकल गया, हम तो ये जानते हैं कि आर का जो मान होता है बी से छोटा होता है। तो बी जब हमारा 6 निकल गया, तब हम लोग कहेंगे आर। तब आर क्या होगा, तब आर बराबर हम कहेंगे आर बराबर 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा जीरो भी है, क्योंकि आर का मान जीरो तो होता ही है। कई बार पूरा पूरा भाग लग जाता है तो जीरो ही हो जाता है। आर का मान आपका 1 भी होगा, आर का मान 2 होगा, आर का मान 3 होगा, आर का मान 4 होगा और आर का मान 5 होगा। इतने सारे मान निकल के आएंगे, 0 1 2 3 4 5। ये सारे मेरे बच्चे आपके आर के मान है। 6 से छोटा है सारा, बी से छोटा होता है आर का मान। तो हमने सारी जो 6 से छोटा जितनी भी संख्याएं थी सारी हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये सारी करने के बाद हम लोग अब बनाएंगे, यहां पे हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब यहीं से केस आप बनाते जाइए। जैसे केस 1, तो केस 1 में आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें हल करना है। और केस 1 में आप क्या करिए, आर का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो हम लोग कहेंगे आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 0 लेने पर, केस 1 में आर बराबर 0 लेने पर, तो हमारा जो है वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए तो ए ही है, बी का मान कितना है 6 है, क्यू तो क्यू ही है, क्यू नो चेंज, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू तो हमें वैसे ही लिखना है। आर कितना है तो 0। तो अब आप गौर करिए ए बराबर आपका क्या हो गया। अब आप गौर करिए ए बराबर आपका क्या हो गया। ए बराबर आपका हो जाएगा 6q। बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम पूर्णांक या विषम संख्या। आप कहेंगे सर 6q में 2 से भाग लग रहा है। देखिए 6q में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 तिया 6। कितने बार में पूरा पूरा भाग लगा, 3q बार में। तो ये तो आपका सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि जिसमें 2 से भाग लग जाए वो तो सम पूर्णांक हो जाता है। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूंकि 6q में 2 से भाग लग रहा है तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं धनात्मक सम पूर्णांक। आप लिखिए धनात्मक, या फिर मैं वैसे सम पूर्णांक लिख देता हूं, ठीक है, सम पूर्णांक। वैसे ये धनात्मक सम पूर्णांक है। एक तो केस 1 में आपने ये देखा। आइए हम लोग केस 2 पे चर्चा करें, क्योंकि 5 केस बनने हैं इसमें। केस 2, में अब आर का मान आपको 1 लेना पड़ेगा। आर बराबर 1 लेने पर, आर का मान आपको 1 लेना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए ही है, बी का मान आपने 6 माना है तो आपको 6 लिखना है क्यू, और आर की जगह पे आपको मेरे बच्चे 1 देना है, क्योंकि आर का मान अब 1 ले रहे हैं। अब आप ये देखिए 6q आपका कौन सी संख्या, आप कहेंगे सम संख्या। सम संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या बन जाता है। वो कौन सा संख्या बन जाता है, विषम। जैसे मान लीजिए 4 सम संख्या है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये 5। अब 5 कौन सी संख्या, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लग रही है। देखिए जैसे यहां पे मान लीजिए कोई सम संख्या 6 है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे कितना बन गया, 7। 7 विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता। तो इससे यह पता चल गया किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ते ही वो कौन सी संख्या बन जाती है, वो विषम संख्या बन जाती है। तो यहां पे 6q को तो हम लोगों ने सम पूर्णांक पहले ही कह दिया है, 6q में 1 जोड़ दिया तो ये तो विषम पूर्णांक बन गया। हम लोग लिख लेते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक यहीं पे लिख लेते हैं साइड में, विषम पूर्णांक। ये हो गया। अब आइए केस 3 की ओर बढ़े।
केस थ्री में बच्चों आर बराबर अब आपको 2 लेना है। आर बराबर 2 लेने पर तो ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या हो जाता है आपका आर। ए तो ए ही है, बी का मान 6 है, क्यू क्यू ही है, आर का मान 2 आप लेंगे। अब बताएंगे, मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे 6q कौन सी संख्या है? 6q सम संख्या है, तो कोई भी आप सम संख्या लीजिए। देखिए सम संख्या में यदि आप 2 जोड़ते हैं, सम संख्या में मतलब 2 जोड़ते हैं तो वो हमेशा सम संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए सम संख्या 8 है, इसमें आप 2 जोड़िए, 8 2 कितना आया? 10, सम संख्या आया। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या आप जैसे और कुछ भी कोई भी दुनिया का कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। आप और कुछ ले लीजिए, जैसे 22 भी सम संख्या, 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 24। 24 भी सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है। इससे सिद्ध है हम यदि सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो वो सम संख्या ही हो जाता है। इसका मतलब ये जो आपका पूर्णांक है ये आपका सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है, ये आपका सम पूर्णांक है। ठीक है, अब केस 4 हम लोग करते हैं। केस 4 में अब आर का मान आपको 3 लेना है। आर बराबर 3 लेने पर आर बराबर 3 लेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी में तो आर का मान 3 लेना है, तो ए तो हमारा ए ही है, बी का मान 6 है, क्यू क्यू ही है, और यहां पे देखेंगे आर का मान अब हमें कितना लेना है? 3। मेरे बच्चों सम संख्या में हम 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 सम संख्या में 3 आप मत देखिए, सम संख्या में 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है, हालांकि एक भी विषम संख्या ही था, एक भी विषम संख्या ही था। जब हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं, मैं आप ऐसे समझाता हूं आपको, जब हम किसी सम में विषम करते हैं, या आप नोट के रूप में लिख लेंगे, या आप नोट के रूप में लिखेंगे यहां पे लिख लेंगे। जब हम किसी सम संख्या में सम प्लस में विषम करते हैं, सम प्लस में विषम करते हैं, तो हमेशा आपका विषम आने जा रहा है। क्या आएगा? विषम ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। हाँ, यदि सम प्लस सम करते हैं, सम में आप सम जोड़ते हैं, तो आपका सम ही आएगा, सम संख्या। सम विषम का मतलब विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे, और सम का मतलब जो 2 से भाग लगे। यहां पे आप देखेंगे एक आपका विषम संख्या था, 6q सम संख्या था, सम संख्या में 1 जोड़े तो विषम पूर्णांक। यहां पे ये सम संख्या था, सम जोड़े तो सम पूर्णांक। यहां पे 6q सम संख्या है, 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक ही होगा। क्लियर है? सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम ही निकलेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, मैं आगे पेज बढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे अच्छी तरीके से, या आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आगे बच्चों हम लोग केस 5, क्योंकि अब 3 तक मान रख चुके हैं, अब 2 ही मान बचे हैं रखने के लिए, 4 और 5, ये दोनों भी रख के हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग आइए हम लोग करते हैं अब केस। हम लोगों ने कितने केस बना लिए देख लीजिए। हम लोगों ने अभी तक 4 केस बना लिए, 5 बनेगा केस 5। तो चलिए केस 5 करते हैं। क्या है? केस नंबर 5। अब आर बराबर हमें क्या लेना है? आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर हमने 4 लिया। ठीक है, तो ए बराबर वैसे होता है बी क्यू प्लस आर, इसी में 4 लेना है आपको। बड़ा ही सिंपल है, ए का मान ए ही है, ए तो आपने माना है, बी का मान 6 है, क्यू कोई पूर्णांक है, और आर की जगह पे मेरे बच्चे 4 ले रहे हैं। तो 6q कौन सा पूर्णांक है? आप कहेंगे सर सम। 4 क्या है? कौन सी संख्या है? तो सम। सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम में सम जोड़ेंगे तो सम पूर्णांक ही होगा। आप यहां पे लिखेंगे सम पूर्णांक, ये तो आपका सम पूर्णांक हो गया। अंतिम केस बनेगा, अब हम लोग केस 5 पे चलेंगे। केस 5 में तो आर बराबर 5 लेने पर, ये 5 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, ए तो ए ही है, और बी का मान कितना है? 6 है, क्यू क्यू ही है, आर का मान लेना है 5। मेरे बच्चे ये सम संख्या है,
और 5 विषम संख्या है, तो सब में विषम जोड़ेंगे तो विषम ही होगा। तो ये सीधा यहाँ पे हम लोग कह देंगे, यहाँ पे सीधा कह देंगे ये हो गया हमारा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब आप गौर करिए, जितने भी विषम पूर्णांक हुए, विषम पूर्णांक जितने भी हुए, वो 6q+5 आया, या 6q+3 आया, या 6q+1 आया। देखिए, या फिर तो 6q+1 आया, या 6q+3 आया, या 6q+5 के रूप का आया, जो विषम पूर्णांक था। अतः हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक (6q+1) या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब आप देखिए, ये हमने क्यों लिखा। अब सवाल क्या कह रहा था, एक बार आपको समझाते हैं, फिर आपको लिखने का भी मौका देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर तो 6q+1 के रूप का होता है, या 6q+3 के रूप का होता है, या 6q+5 के रूप का ही होगा, इसी रूप का होगा। जो विषम पूर्णांक होगा, जो विषम पूर्णांक होगा, वो या फिर तो 6q+1 होगा, या 6q+1 होगा, या 6q+3 होगा, या 6q+5 होगा। बच्चों, हम लोगों ने जब प्रोसेस में उतारा, केस 1 पे आप गौर करिए। केस 1 में आपने देखा, केस 1 में ये सम पूर्णांक आ गया, और सम पूर्णांक 6q के रूप का हुआ। यहां 6q+1 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये सम था। अब केस 2 में आपने देखा विषम पूर्णांक आया। जो विषम पूर्णांक था मेरे बच्चे, वो 6q+1 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, केस नंबर 3 देखेंगे, ये सम पूर्णांक था, तो ये 6q+2 था, 6q+3 कहां हुआ? 6+2 आ गया। और आप केस 4 देखेंगे, तो केस 4 में 6q+3 आया, तो ये कौन सा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध है, आप इसको स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक उसी तरीके से 5 भी जब विषम पूर्णांक आया, वो 6q+5 के रूप का आया। और इस तरीके से लास्ट में आपको अतः लिखना है कि सिद्ध हुआ कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 कंपल्सरी है। इसको आपको लास्ट में लिख ही देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अब अगला सवाल करें। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा सवाल हम लोग इसको करने जा रहे हैं। देखिए, 3 नंबर का सवाल है। क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? मेरे बच्चे, जब आपको कभी भी अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहा जाए, बड़ा से बड़ा कोई 2 डिजिट दे रखा हो, 2 संख्या दे रखा हो, और आपको यह कहे कि अधिकतम की बात हो, या फिर बड़े से बड़े की बात हो, आपको आंख कान बंद करना है और आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ आप किस विधि से निकालेंगे? आप कहेंगे सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग विधि से 2 संख्या है, एक तो 616 है, हम लोग कर लेते हैं। एक तो आपका 616 है, ठीक है, 32 से आप 616 में भाग दे दीजिए। कितने बार में लगाएंगे? एक बार में सबसे पहले 32 एक बार में लगाएंगे। 11 में 2 गया 9, यहां बचा 5 में 3 गया 2, ठीक है, 6 उतरा। कितने बार में लगाएंगे? 8 बार में या 9 बार में? 9 तिया 27, 9 बार में लगाइए। 9 बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में 8 गया 8, 16 में 8 गया 8, और ये पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, 8 से तेरी 8 से अब काटेंगे, ये 32 आएगा, 8 चौके 32, और यहां पे हमारा मान हो गया 0। बस 2 ही केस बनने जा रहे हैं इसमें, ओनली 2 केस।
और हमारा 8 आंसर निकल जाएगा। मेरे बच्चे कितना आंसर निकलेगा इसका? 8 आंसर निकलेगा, क्योंकि यहां पे आपने पहले ही भाग में ही स्पष्ट कर दिया। तो आइए हम लोग केस बना लेते हैं। इससे पहले कि हम लोग मान लेते हैं हल। माना कि माना कि ए जो बड़ी संख्या है 616, उसको मान लीजिए, था बी बराबर 32। इतना मान के आप लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसी से हल करना है अपने को, एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें हल करना है। तो चलिए आइए बनाते हैं केस 1। केस 1 में मेरे बच्चे ए बराबर क्या लिखना है आपको? बी क्यू प्लस में आर। अब ए का मान कितना है, गौर करिए। ए का मान आप फिलहाल 616 रखे हैं। वहां देखिए, यहां पे जो बीच में है, एक बार फिर कर देता हूं, जो बीच में है ए का मान, यहां बी का मान, यहां क्यू का मान, और नीचे रहता है आर का मान। दो ही केस बनने हैं। तो बी की जगह पे क्या है आपका? ये 32 है, तो यहाँ पे आप 32 लिखेंगे। क्यू की जगह पे आपका 19 है, 19 लिखेंगे। और आर की जगह पे आपका है फिलहाल, देखिए शेष यहाँ आया है, आर की जगह पे 8 है, यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। ये तो हो गया। आइए केस 2 करते हैं। टू केस 2 में भी हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। एक, अब ए का मान आपका सेकंड वाले भाग को वाले सेक्शन में 32 होगा। बी जिससे भाग देते हैं, अब 8 से आप भाग दे रहे हैं। क्यू जो आपका भागफल है, 4 आपका भागफल है। और आर आपका आ गया 0। जैसे ही आर का मान 0 आया कि बी की वैल्यू आपकी क्या होगी? आंसर होगी। अतः आप कहेंगे, अतः अतः आ 616 तथा 32 का मौसो 8 होगा। इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं, आपको दोनों ही लिख लेने हैं। ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ये आपको हानि बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। ये तो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है। ये हमारे कैलकुलेशन को, हमारी इधर विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के तरीके को वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरे बच्चे। इसीलिए आपको वो भी लिखना है, ये भी लिखना है। दोनों लिख लीजिए। एग्जाम में आप दोनों भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों भी आप लिख सकते हैं, ये और ये ऐसी साइड में डालेंगे, इधर लिख लीजिए, ये इधर कर लीजिए। ये आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। इसीलिए दोनों कर लेते हैं तो और अच्छी बात है ना। आइए ये करते हैं। ये सवाल देखिए कितना प्यारा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है क्या? कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, या फिर तो वो 3m होता है, या 3m+1 के रूप का होता है। ये ऐसे कह रहा है करने के लिए। या फिर तो 3m होता है, या 3m+1 के रूप का होता है। हमें 3m या 3+m के रूप का इसको शो करना है, दर्शाना है। कैसे करेंगे? संकेत भी दिया है, संकेत भी दिया। या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+ के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और ऐसे करके ये लिखा जा सकता है। ये इन्होंने अपना संकेत दे दिया है, और इसी के आधार पर हम लोग सवाल को तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि हल आप लिखेंगे यहां पे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। इस चिन्ह का नाम है इस प्रकार से, वैसे इस चिन्ह को कॉलन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। हल आप मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ए मानते ही
बी की कल्पना हो जाती है, तब आप कहेंगे तब, तब, तब नहीं, तथा, तथा लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तथा बी क्या होगा? तो बी संकेत में भी दिया, यहां भी दिया, देखिए यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है। अब यहां कहेंगे सर यहां तो एम है, आप तो हमेशा कहते हैं कि वो क्यू से गुना रहता है, लेकिन मेरे बच्चे किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ एम दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो आप मान देख रहे हैं ना, ये बी का ही मान आपका 3 दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे, ये बी का ही मान है आपका। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 3। तब आर का मान तो आप चौड़े में लिख लेंगे। तब आर बराबर, आप कहेंगे 3 से छोटा, बी से छोटा आर का मान होता है, तो आर का मान आपका 0 भी होता है, 1 होता है और 2 होता है। 3 केस यहां पे बन रहे हैं। तो हम लोग यहां से करेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसको हमें हल करना है, जिसमें हमारा केस 1 बनेगा। केस 1, मेरे बच्चे केस 1 में हमें आर बराबर 0 लेना है। आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 0 लेने पर ऐसे करके बारी बारी से मान रखना है। तो आपका हो जाएगा यहां ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा? आर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपका ए हो गया, बी की जगह पे आपको 3 लेना है, क्यू तो आपका क्यू ही है, क्यू आपको छेड़ना ही नहीं है, आर की जगह पे आपका 0 हो गया। मैं यहां कर दूं इस जगह। अब यहां देखिए, अब आपका क्या हो गया? ए बराबर, ए बराबर 3Q, ए बराबर 3Q। लेकिन आपको इस रूप में नहीं इसको करना है, आपको 3M बनाना है, 3M बनाना है। क्या करेंगे? लेकिन इससे भी पहले लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे, आपने धनात्मक पूर्णांक ये निकाल लिया वो 3Q, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पूर्णांक निकला है, इससे और आगे चलेंगे हम लोग। इससे पहले क्या करते थे? यहीं पे रुकते थे, लेकिन इससे चलना है। धनात्मक पूर्णांक का मेरे बच्चे कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे, ये आपने अभी धनात्मक पूर्णांक निकाल लिया, ठीक है, जो भी हो। अब इसका वर्ग करना है, हम लोग कहेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर, लिख देते हैं थोड़ा सा, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब आइए दोनों पक्ष वर्ग करते हैं, तो इधर, इधर भी आपको वर्ग करना पड़ेगा और इधर भी। अब आप कहेंगे सर ये वर्ग क्यों? क्योंकि कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या m के रूप का होगा, या 3m+1 के रूप का होगा, या 3m, या इस रूप का होगा, वर्ग करेंगे तब। तो चलिए हम लोग यहां से वर्ग कर ही दिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। और अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया क्या 9 है कि नहीं? 9Q स्क्वायर आप कहेंगे, या फिर इसको इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं आप, 3Q गुना में 3Q, 2 बार भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ये आप गुना कर लीजिए। लेकिन अब देखिए हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है मेरे बच्चे, वो 3M का ड्रीम है, 3M का ड्रीम है, ये वाला अपना ड्रीम है, ठीक है फिलहाल। तो 3M कैसे चाहिए? आप इसको इस तरीके से करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहां पे 1 3 अलग आप लिख लीजिए, और 3Q को Q से गुना कर दीजिए, यहां हो जाएगा 3Q स्क्वायर, इस तरीके से। क्योंकि एक तरफ हमको M 3 चाहिए, 3 चाहिए अलग से, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, गुना करेंगे 3 3 9 स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ये 3Q जो है, ये तो हमारे पास, ये तो समझ लीजिए वो बकरी के गल में गलथना वाला बात हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 3 तो चाहिए, ये किसी काम का नहीं, इसकी जगह पे हमें क्या देखना है? M देखना है। तो मान लीजिए अब यहां पे क्या लिख लीजिए, ए स्क्वायर तो आप लिखिए, 3 लिख लीजिए, और इस 3Q के स्क्वायर पे M मान लीजिए, अब M लिख लीजिए 3M। अब आप कहेंगे यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए M बराबर
m बराबर 3q²। ठीक है, हमने मान लिया m बराबर, क्योंकि m बराबर 3q², ये हमने मान लिया, या m बराबर 3q² माना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है, आप इसी को यूज करें। तो हमने 3m दिखा दिया, हमने क्या दिखा दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब धनात्मक पूर्णांक का हमने एक तरफ वर्ग कर दिया, वो किस रूप का हो गया आपका, 3m के रूप का हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने ऐसा कर दिया। अब आपको सेकेंड केस बनाना है जिसमें r का मान 1 लेना है। इधर तो हम लोगों ने कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे आगे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आगे अब केस 2 में आइए, केस 2। अब r बराबर, यहां पे आपको r बराबर 0 आपने ले लिया 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो आप कहेंगे होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए तो आपने माना ही है, बी का मान आपका 3 है, क्यू तो क्यू ही है, आर का मान अब आपको 1 लेना है। मेरे बच्चे अब आपको संख्या प्राप्त हो गई, संख्या प्राप्त हो गई। अब आपको वो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ, कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब आप करिए वर्ग। अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्ष, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर फटाफट हम लोग दोनों पक्ष वर्ग कर देते हैं। जैसे इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया, और ये इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया, ये दोनों पक्ष हम लोगों ने वर्ग कर दिया। ये तो आपका हो ही गया। अब जो हमारे पास जो है, उसके बाद 3m+1 का मोटो है, ये अपना सपना है कि ऐसा हो, ऐसा हो। तो ये देखिए एक सूत्र बन रहा है, यहां पे आप देखेंगे a+b का होल स्क्वायर। कभी आपने इस प्रकार का सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, जो a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, ये आपने तो पढ़ा ही होगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, वही बन रहा है। इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे, तो हमारा हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2a की जगह पे आपका 3q होगा, और b की जगह पे मेरे बच्चे 1 होगा। ठीक है, अब आप यहां पे गौर करिए, a² हो गया 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 दूनी 6q, अब प्लस में क्या हो गया, यहां पे साइड में 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब आप गौर करेंगे, हमको एक तरफ तो +1 चाहिए, तो +1 हमारा ये वाला तो हमारा +1 इधर हो रहा है। अब रही बात, इसको हमें किसी तरीके से 3m बनाना है, वो +1 तो अपना है ही, वो तो ड्रीम है अपना। आप इधर क्या करिए, क्या कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, आप 3 कॉमन कर लीजिए, दोनों से 3 कॉमन कर लीजिए। जब 3 कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा 3q² प्लस में 2q, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये तो हमारे पास वही हाल है, किसी काम का नहीं है। 3 भी चाहिए, पीछे 1 भी चाहिए, ये इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए m, तो इस पूरे को हम लोग जबरदस्ती m मानेंगे। a² बराबर आप कहेंगे 3, इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चे m, प्लस में वो आपका 1 है ही, ब्रैकेट में आप यहां पे लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे m बराबर, या ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 3q² प्लस 2q बराबर में m माना। ठीक है, हमने इसकी जगह पे क्या मान लिया m, इसीलिए ये लिख दिया। आपने देखा हम लोगों ने 3m+1 के रूप का बच्चों सेट कर दिया, इस सूत्र के आधार पे हम लोगों ने सेट कर दिया। अब एक केस और बन रहा है आपका, एक केस और बन रहा है, वो कौन सा केस है, अब केस 3, एक आपने ले लिया, अब 2 लिखना है। तो अब आपका जो बन रहा है केस 3 बन रहा है यहाँ पे, केस 3, तो केस 3 में r बराबर क्या ले लीजिएगा, r बराबर, अब एक आपने ले लिया, 2 लेना है आखिरी, 2 लेने पर। ठीक है, तो a बराबर BQ प्लस में क्या हो जाएगा r,
ए की जगह पे आपका ए ही है, बी का मान आपका 3 है, क्यू आर की जगह पे मेरे बच्चे अब 2 लिखना है आपको। अब दोनों पक्ष संख्या प्राप्त हो गई तो दोनों पक्ष वर्ग लिख लीजिए। दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर फटाफट हम लोग वर्ग कर लेते हैं। तो इधर भी वर्ग और यहां भी वर्ग, वही सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। दोनों पक्ष हमें वर्ग करना है, आइए हम लोग करते हैं। ए स्क्वायर तो इधर है ही, यहां देखिए, यहां आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 2 है, बी स्क्वायर प्लस में होता है 2a और बी की जगह पे 2 है, आप 2 लिख लीजिए। बस आप इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। ये देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू, 12 क्यू प्लस में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। मेरे बच्चे 4 हो जाएगा। लेकिन 4 अपना सपना नहीं है, हमारा क्या है, पीछे हमारा 3m प्लस 1 ही होना चाहिए। एक तरफ हमारा ये +1 पीछे होना जरूरी है। तो हम 4 को इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, यहां आप देखिए 3q स्क्वायर, यहां पे प्लस में 12q, क्या इसको मेरे बच्चे 3 + 1 नहीं लिख सकते क्या? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने 1 ला दिया इसको, जो हमारा ये सपना था, ड्रीम था 1 लाने का। अब देखिए यहां पे कुछ कॉमन भी हो रहा है आपका, ए स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिए सब मेन तीनों में 3 कॉमन हो रहा है। 3 जब आप कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 चौके 12 क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 मेरे बच्चे हो गया। आगे हमारा 3, और इस पूरे को आप क्या मानेंगे, किसी काम का नहीं, इसको आप m मान लेंगे। तो हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे हम लोग m मानेंगे और वो प्लस में वो पीछे वाला 1 ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। यहां ब्रैकेट में चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर में m माना, ये माना तो हो तो गया। आपने देखा कि यहां भी 3m प्लस 1 के रूप में हमने शो कर दिया, यहां भी 3m प्लस 1 के रूप में हम लोगों ने शो कर दिया, और उधर हम लोगों ने 3m प्लस 1 के रूप में शो किया, 3m के रूप में शो किया यहां पे। तो हम लोग कह देंगे, हम लोग लास्ट में मेरे बच्चे क्लियर करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, मैं यहीं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, अतः सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका हो गया फाइनल। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब जल्दीबाजी में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या रही क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, किसी भी प्रकार की। आइए हम लोग तो चलिए आइए हम लोग 5 नंबर के सवाल को करते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब सवाल है। मेरे बच्चे ये 5 नंबर का जो सवाल है, ये अन्य सवालों से थोड़ा सा हटके आपको मिलेगा, थोड़ा सा हटके कैसे मिलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना, एज इट इज ही है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बी का मान सोचने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ज्यादा नहीं होगा। किस तरीके से सोचेंगे आइए पहले हम लोग सोच लेते हैं। जैसा कि आपने देखा यहां पे कि लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है, प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन,
अभी जो 4 नंबर के सवाल में हम लोगों ने किया, 4 नंबर के सवाल में लिखा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और यहां पे लिखा है धनात्मक पूर्णांक का घन। क्यूब करने पर लिखा है वो 9m हो या 9m+1 हो या 9m+8 के रूप का होता है, इनका कहना है। ये चीज अपने को दर्शाना है। हमें क्या करना है, ये चीज दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम क्यूब करें, घन करें, या तो फिर वो 9m होगा, या 9m+1 होगा, या 9m+8 होगा, इन्हीं में से होगा। अब रही बात, सबसे पहले आप संख्या मान लेंगे, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो आपको मानना पड़ेगा। आप कहेंगे सर यहां तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे ए, लेकिन बी का क्या करें, क्या 9b का मान लेंगे? नहीं, इतना बड़ा आपको b का मान लेने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा आप मान नहीं लेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, आप एक बार गौर करिए कि आपको r क्या दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको ऑफ टॉपिक ले जाता हूं, है इसी से संबंधित। जैसे मान लीजिए यदि r मान लीजिए 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो b आप क्या कह लेते हैं? आप b कहेंगे कि क्योंकि b का मान r से बड़ा होता है। r जब आपका 0 है, 1 है, 2 है, इसका मतलब b का मान 3 होता है, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। यदि b का मान 3 होता है तो r 3 से छोटा जितना भी संख्या है, इवन यहां तक कि 0 भी हम लोग लेते हैं, 0, 1, 2। यदि सपोज करिए मान लीजिए b का मान 5 हो, तो r का मान हम कहते हैं इससे जितनी भी छोटी संख्या, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी की सभी संख्याएं 5 से छोटी है, तो ये सब r की वैल्यू कहलाएगी। ये सारी r की वैल्यू कहलाएगी। r के मान से भी हम लोग b का मान पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए यदि r यदि हमारा 4 तक है, इसका मतलब b का जो मान होगा, शेषफल हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अधिकतम 4 हमारा शेष आ रहा है। इसका मतलब b का जो मान होगा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा 5 है कि नहीं? 4 से बड़ा तो 5 ही है, 5 होगा। अब यहां आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो क्या होगा? आप यहां पे शेषफल का अंदाजा कैसे लगाएंगे? आप यहां पे गौर करिए, आप यहां पे देखिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका आपको क्या करना है, घन करना है। तो घन करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे वो तो यही है, वो पूर्णांक वो तो यही है। मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें आपने घन किया, तब जाके वो 9m हुआ होगा। या ए आपने धनात्मक पूर्णांक माना, इस पे आपने घन किया, तब जाके वो 9m+1 हुआ होगा। कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, उस पे आपने घन किया, तब जाके वो 9m+8 के रूप का हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। अच्छा, ये घन इधर आएगा तो आप क्या बना देंगे, वैसे क्यूब रूट हो जाएगा आपका, है कि नहीं? यदि यहां से हटाएंगे, इधर करेंगे, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। इधर से काटेंगे, मतलब वो जो संख्या आप निकालना चाहें, वो संख्या आप निकालना चाहें कि वो क्या संख्या था जिसपे आपने घन करके वो निकाला, तो कुछ इस तरीके से आप अनुमान लगाएंगे। इस तरीके से आप अनुमान लगाएंगे। आप क्या करिए, 9m को कुछ देर के लिए 9m को आप भूल जाइए, 9m को भूल जाइए। अब आप गौर करेंगे कि घनमूल के अंदर आपकी जो संख्या आ रही है, घनमूल के अंदर जो आपकी संख्या आ रही है, एक जगह तो 0, क्योंकि यहां पे नहीं कुछ तो आ रहा, सिर्फ r को हम लोग देखते हैं। और यहां पे घनमूल के अंदर आपका 1 आ रहा है, यहां पे आपका 8 आ रहा है। यदि इसका आप 0 का यदि घनमूल निकालें तो वो कितना निकलेगा? 0 का यदि घनमूल हम लोग निकालें तो वैसे कहें तो 0 ही होगा, है ना? 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 8 का घनमूल निकालेंगे 2 होगा। तो कहीं ना कहीं वो संख्या मेरे बच्चों इकाई अंक पे 0 होगा, इकाई अंक पे 1 होगा, और इकाई अंक पे 2 होगा। इकाई अंक मैं बोल रहा हूं, मतलब शेषफल जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तभी तो इसके ऊपर घन करने पर अंत में 0 आता है, 1 आता है, 8 आता है। तो इस तरीके भी इससे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो अब अभी जो आपका शेषफल निकला
वो 0 निकला, 1 निकला, 2 निकला, तो आप b का मान वैसे ही कह लीजिएगा, इससे बड़ा होगा 3 होगा। तो यहां तो आपको b के मान में कोई टेंशन फिलहाल होने वाला है नहीं। ये तो पहला तरीका था जांच करने का। एक और आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे आपका सारा, एक तो ये तरीका था, एक और आपका जो शॉर्टकट तरीका है इसको सोचने का, जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो इतने सारे केस हम नहीं बनाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। आप क्या करिए, आप क्या करिए, संख्या का फ्रैक्शन कर लीजिए। जैसे 9 है, हर जगह 9 है, m, देखिए m से हर जगह 9 का ही गुना है, तो आप 9 का फ्रैक्शन करेंगे, 9 का आप फ्रैक्शन करेंगे तो 3 गुना 3 के रूप का होगा, 3 और 3 के रूप का होगा। तो अब इनमें से कोई एक 3 को आप b मान लीजिए, किसी एक 3 को आप क्या करेंगे, b मान लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी एक 3 को आप b मान लेंगे इस तरीके का फ्रैक्शन करके, खास करके इस प्रकार के सवाल में जब यहां पे क्यों नहीं दिया हो, तब इस तरीके के सवाल में और इस प्रकार का हो तो आप इस तरीके का टेक्निक प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं संख्या मान लेता हूं, आइए अब हम लोग हल करते हैं। जैसे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा, अब यहीं से b की कल्पना आप करेंगे, तथा b का मान आपने क्या किया, इसका फ्रैक्शन किया, 3 और 3 आया, तो जो वैसे फ्रैक्शन करने से जो बड़ा आता वही लेते, दोनों तो सेम ही था तो हम लोगों ने 3 ले लिया। जब b का मान 3 लिया हम लोगों ने तो r का मान क्या होगा, 3 से छोटा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तब हम लोग कहेंगे यहां पे, तब r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। 0 1 2 3 से छोटा। अब यहीं से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यहीं से मेरे बच्चे केस बनना शुरू होगा। आप चरण भी लिख सकते हैं केस की जगह पे, चरण 1, चरण 2, चरण 3 करके, हालांकि मैं केस लिख रहा हूं, ठीक है। केस 1 में हमें क्या करना है, बारी बारी से मान रखना है। जैसे r बराबर पहले आपको 0 लेना है, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, तो आपके पास जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर है। a तो आपने a ही माना है, b की जगह पे 3 है, यहां पे आपका q हो गया, और r की जगह पे 0 लेंगे। अब r की जगह पे 0 लेंगे तो अब आपको यहां पे एक संख्या प्राप्त हो गई, वो एक पूर्णांक प्राप्त हो गया जिसका नाम था 3q। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको एक पूर्णांक प्राप्त हुआ जिसको आप 3q कहते हैं। अब आपको वो पूर्णांक प्राप्त हुआ, जैसा कि कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पे, तो सबसे पहले तो आपको पूर्णांक वो होना चाहिए। तो आपके पास वो धनात्मक पूर्णांक का घन, वो धनात्मक पूर्णांक मेरे बच्चों 3q, आपको पता चला कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 3q है। अब इसका करेंगे घन, इसका घन करने पे, धनात्मक पूर्णांक तो आपने पता कर लिया, इसका जब आप घन करेंगे तो वो 9m होना चाहिए, या 9m प्लस 1 होना चाहिए, या 9m प्लस 8 होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्ष घन कर देंगे, क्योंकि ताकि बराबर की मर्यादा बनी रहे। जैसे a बराबर 3q है, a बराबर क्या है, 3q है। यदि यहां पे घन करेंगे तो हमें इधर भी घन करना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड की जो संख्याएं हैं, दोनों साइड की जो पूर्णांक है वो पूर्णांक बराबर रहे। जैसे सपोज करिए यहां पे आपका 2 है, यहां 4 माइनस 2 है तो दोनों बराबर ही। यदि आप इसमें 2 ऐड करते हैं तो इसमें भी आप यदि 2 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, 2 2 4, और यहां पे आपका 4, मतलब फिर दोनों पक्ष आपका बराबर ही रहा। यहां भी आपका दोनों पक्ष बराबर था, यहां भी आपका दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो इसीलिए दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए यदि हम एक तरफ घन करते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी घन करना पड़ेगा, ताकि दोनों बैलेंस बना रहे, बराबर की मर्यादा। बराबर का मतलब क्या है, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर होनी चाहिए, तभी तो हम लोग बराबर करेंगे। यहां 6 है तो यहां 4 प्लस 2 होना चाहिए। अब मान लीजिए आप इधर स्क्वायर करते हैं,
तो आपको यहां पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। कैसे, आप देख लीजिए, 6 के 36। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, या दोनों को जोड़ लीजिए। होल स्क्वायर करने से पहले दोनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 के 36। दोनों तरफ वैसे भी बराबर है, वैसे भी दोनों तरफ बराबर है। या वैसे भी आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab करके प्लस में 2ab करेंगे तो भी आपका 36 ही आएगा। देखिए 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8 दूनी 16। आप देखेंगे 16 16 32, 4 कितना हो गया, 36 हो गया। दोनों तरफ बराबर हुआ। तो मतलब यदि इधर हम स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तभी बराबर रहेगा, तभी दोनों बराबर रहेगा, तभी हम बराबर कह पाएंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। वैसे ये चीज तो आपको समझाने के लिए हमने किया था कि क्यों हमें दोनों पक्ष घन करना चाहिए। आइए हम लोग दोनों पक्ष घन कर लेते हैं। दोनों पक्ष घन करने पर, दोनों पक्ष घन करने पर एक तरफ तो आप यहां पे घन कर लेंगे, ठीक है, बराबर। और 3q है, यहां पे भी आप क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। दोनों पक्ष क्या करने पर, घन करने पर। तो a का क्या हो गया, क्यूब आ गया। इधर आप घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 और क्यूब। अब आप ये देखिए, अब पहुंचिए निष्कर्ष पे। अब हम लोग पहुंचे, लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यदि हम लोग करें। अब तो घन कर दिए हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक था, उसका घन कर दिए। घन करने के बाद वो 9m+1, 9m ही हमें दर्शाना है कि वो 9m जैसा ही हो। तो इसमें 27 में हमें 9 चाहिए, 9 दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 3। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 × 3q²। कोई टेंशन है क्या, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूप का हमें दिखाना है 9m का। अब देखिए 9 तो हम लोगों ने दिखा दिया। अब रही बात 3q² की जगह पे हमें क्या दिखाना है, m दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, मान लेंगे, माना कि 3q² बराबर m है, तो यहां पे हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, a³ बराबर 9, और इसकी जगह पे हम इसको m मान लेंगे कि ये m है। और ऐसे ही नहीं, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूंकि 3q² बराबर m माना, इस तरीके से, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। 9 चाहिए था, इसके बाद हमें m चाहिए था, तो इसको हमने m मान लिया। हो गया। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का हमने घन किया तो 9m के रूप का हो गया। इस तरीके से आपने दिखा दिया। केस 1 हो गया, आपने 0 ले लिया है, अब आपको 1 लेना है। तो मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग लेंगे, केस 2 बनाते हैं। केस 2 में अब आपको r बराबर 1 लेना है। r बराबर 1 लेने पर, r बराबर कितना लेना है, 1 लेना है। तो a बराबर क्या होता है, bq प्लस में r होता है। a तो a ही है, b की जगह पे 3 है, q है, r की जगह पे 1 लेना है। अब वो संख्या प्राप्त हो गई। अब दोनों पक्ष आप घन करके देखेंगे, तो लिखिए फटाफट, दोनों पक्ष घन करने पर, दोनों पक्ष हम लोग घन कर देते हैं। इधर भी हम लोग घन कर देते हैं और इधर भी घन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि दोनों बराबर की ये। अब देखिए आपको शुरू में ही एक सूत्र बताए थे कि इस तरीके का हो, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का यदि होल क्यूब आ जाए तो इसको आप कहेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आप सूत्र फटाफट नोट कर लेंगे यहां पे। ये वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, यहां भी ये सूत्र आप नोट कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। उसी सूत्र पे इस सवाल को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a³ प्लस में b³ b की जगह पे 1 है, प्लस 3a² b,
ए स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर, एज इट इज हमने बैठा लिया उस सूत्र पे इसको। अब बस हल करेंगे, 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 क्यूब, एक का घन करेंगे एक ही आएगा, 3 3 9 27 क्यूब पे स्क्वायर प्लस में 3 3 9 क्यूब, ये आपका हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, पहले शिफ्ट में मेरे बच्चों 3 ही बनना था, इसके 3 केस बनने थे। पहले केस में हमने 9m दिखा दिया, सेकंड केस में हमारा क्या दिखना चाहिए, 9m + 1 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए अब हमारा क्या है, हमारा क्या दिखना चाहिए, आप कहेंगे सर 9m + 1 दिखना चाहिए, तो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, पीछे हमें एक चाहिए, क्या हमारा एक है, हाँ यहां आप देखेंगे +1 तो है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, पीछे ही भेज देते हैं उसको। तो यहां पे हमारा 27 क्यूब पे क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू अब प्लस में 1। तो मेरे बच्चों प्लस तो यहां पे दिख गया +1। अब आपको 9 भी दिखाना है, तो 9 आप कैसे दिखाएंगे, तो क्या 9 कॉमन हो रहा है, आप देखेंगे इसमें भी 9 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 9 हो रहा है, इसमें भी 9 हो रहा है, आपको 9 कॉमन ले लेना है। 9 जब आप कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यू पे क्यूब हो जाएगा प्लस में 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहां ओनली 9 ले लेते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका एक क्यू बचेगा। अब आप गौर करिए, एक तरफ 9 हो गया, एक तरफ m हो गया, क्या ये बीच में इसकी आवश्यकता है, क्या ये बकरी के गल में गलथना नहीं आ गया, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, m चाहिए। तो मान लेंगे कि ये m ही है, मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पे लिखता हूं। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर लें, ये इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, तो a क्यूब बराबर इस पूरे की जगह पे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, यहां पे 1 हो गया, तो यहां पे आपको कहना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे को हम लोगों ने क्या माना, 3q इस पे क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में क्यूब बराबर में इसको हम लोगों ने m मान लिया, ठीक है, माना, तो इस रूप का हो गया। अब एक अंतिम केस आपका बनना है, वो अंतिम केस क्या है वो आप देखेंगे, अंतिम केस क्या है, वो लास्ट केस है। आपने r का मान 1 ले लिया, अब आपको एक लास्ट केस जो बनेगा जहां पे आपको r का मान 3 लेना है, सॉरी 2 लेना है, r की जगह पे अब आपको क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहां पे आप लिखेंगे केस 3 में r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेंगे तो आप क्या कहेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस में r, a तो आपका a ही है, b की जगह पे आपने 3 लिया है और r की जगह पे आपने लिया है 2। मेरे बच्चे दोनों पक्ष क्या करेंगे, दोनों पक्ष घन करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्ष घन करने पर, दोनों पक्ष घन करने पर, तो आइए दोनों पक्ष घन करते हैं, इधर भी हमने घन कर दिया और 3q + 2 इधर भी हमने क्या कर दिया, घन कर दिया। तो एक सूत्र बन गया वही जो अभी हम लोगों ने किया है, तो इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3 a b स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, यहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं तब तो आएगा, ये वाला स्पष्ट है। चलिए इसको हम लोग फटाफट हल कर लेते हैं, कितना आ रहा है, a क्यूब बराबर आप देखिएंगे 3 3 9 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब पे क्यूब
दूधनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 तिया 9, तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। यहां पे करेंगे, हाँ एक सेकेंड, 3 तिया 9, तिया 27 दूनी 54 हो जाएगा यहाँ पे 54। इसको हल करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ करेंगे 3 तिया 9, दूधनी 4, 9 चौके, दूधनी 4, तिया 12, तिया 36, तो 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बस अब हम लोग देखिए क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9m+8 के रूप का चाहिए। तो 8 है क्या, हाँ है। इसको हम लोग बैक साइड ले लेते हैं, पीछे ले लेते हैं। 27 क्यू पे क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 8। तो ये तो अपने को पीछे 8 चाहिए भी था, चाहिए भी था पीछे 8, और आगे हमें 9 चाहिए। तो क्या 9 कॉमन हो रहा है सारे में, इसमें भी 9 कॉमन हो रहा है। तो 9 कॉमन करेंगे तो 3 क्यू पे क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 चौके 36, 4 क्यू स्क्वायर, ये प्लस में आपका 8 बाहर में है ही। तो क्या देखिए इस बीच में इसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह पे हम क्या चाहिए, m चाहिए। हम लोग पूरे की जगह पे m मान लेंगे, इतना प्लस 8, और यहां पे लिख देंगे चूंकि 3 क्यू पे क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू स्क्वायर बराबर में m माना, इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, m मान लिया। इसकी जगह पे क्या मान लिया, m मान लिया। अब आप यहां पे देखिए, अब आप सवाल को एक बार देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। लिखा है कि अब आपको पता चल जाएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का यदि हमने घन किया तो वो 9m के रूप का हुआ, या 9m+1 के रूप का हुआ, या 9m+8 के रूप का हुआ। क्या यहां पे किसी को कोई टेंशन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, लास्ट में लिख लेंगे। लास्ट में यहां आप कह देंगे अतः, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपने सिद्ध कर दिया, हमने मेरे बच्चों सिद्ध कर दिया। तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, एक बार आपका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सबका स्क्रीनशॉट लेंगे, और कहीं पे किसी प्रकार की समस्या आई हो, यदि आपको ये सवाल नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें कि आपको कहां पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से समझाने की, या फिर आप यदि कमेंट नहीं करते हैं तो आप वीडियो को एक बार आगे पीछे करके, थोड़ा स्लो करके, थोड़ा फास्ट करके, YouTube में ये व्यवस्था है, आप देख सकते हैं और आप इस सवाल को समझ सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल था, बड़ा ही सोचने योग्य सवाल था। इस सवाल में एक विद्यार्थी के सोच को किस तरीके से ऊंचा उठाया जाता है, एक विद्यार्थी किस तरीके से, एक विद्यार्थी को सोचना चाहिए, किस तरीके से हमें किसी चीज को शो करना है, किसी चीज को दर्शाना होता है, वो चीजें यहां पे आपको देखने को मिली इस सवाल में। आशा है कि आपने ये सवाल समझा होगा। यदि समझा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को मेरे बच्चों 5, 10, 20 दोस्तों के पास आप शेयर भी करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो
आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब आपसे लेंगे विदा। आज इतना ही। धन्यवाद।